जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आप लोग के सामने नवंबर मंथ का करंट अफेयर पार्ट 5। अब नवंबर मंथ का दोस्तों हम लोग अंतिम कगार पे ही है। इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ अधिकांश आंकड़े से ही संबंधित है दोस्तों। कुछ अनुच्छेद को लिया गया, कुछ नियुक्तियों को लिया गया दोस्तों। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि बहुत से राज्य और देश और राजधानी, राज्य और राजधानी तो दोस्तों भारत का हो गया है। देश और राजधानी से काफी प्रश्न आते हैं। तो जैसे कि यूनेस्को में कितने देश आते हैं दोस्तों, तो उससे दोस्तों कुछ देश को उठा लिया गया, उसकी राजधानी को पढ़ा दिया जाएगा। और एक जरूरी बात दोस्तों, ये एक थ्योरी है। थ्योरी का मतलब हुआ दोस्तों इसमें कि थ्योरी में पूरा मतलब एक प्रकार से लिखना और समझना। मॉक दोस्तों, अगर आप डिजिटल बोर्ड पे या मॉक देते हैं तो उसमें दोस्तों आप उतने कवर नहीं कर पाएंगे किसी भी सूरत में जितने कि दोस्तों थ्योरी। अगर दोस्तों थ्योरी कुछ नहीं होता तो थ्योरी का आविष्कार ही क्यों होता, डायरेक्ट वन लाइनर या मॉक का ही आविष्कार कर दिया जाता दोस्तों। लेकिन नहीं दोस्तों, थ्योरी एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है दोस्तों इसमें से अधिकांश चीज आपको 90% मान के चले तो आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहले आपको एक बार थ्योरी को सुनना है। थ्योरी को सुन के उसके बाद आपको दूसरी बार दोस्तों नोट्स बनाना है, और नोट्स बना के उसको दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेना है 2-3 दिन के बाद, और उसके 2-3 दिन बाद आपको एक बार मॉक देना है। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना नवंबर मंथ का पार्ट 5। 2024-25 के प्रमुख कृषिगत उत्पादन का फाइनल आंकड़ा प्रकाशित हुआ दोस्तों। किसने प्रकाशित किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसने? कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने क्या चीज का? कृषिगत उत्पादन का फाइनल आंकड़ा। फाइनल आंकड़ा कब निकाला दोस्तों? 20 नवंबर 2025 को। कुल खाद्यान्न कितना हुआ दोस्तों? 3577 3577 3577.32 लाख मीट्रिक टन। चलिए दोस्तों, इसमें चावल कितना हुआ? सबसे अधिक क्या हुआ दोस्तों? चावल। उसके बाद क्या हुआ? मक्का। उसके बाद दोस्तों कुल दाल सबसे अधिक। अधिक तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन हाँ उसको मान के चल सकते कि कुल दाल में कि कुल दाल इतना हुआ। लेकिन सबसे अधिक चावल कितना? 1501.84 लाख मीट्रिक टन। गेहूं कितना हुआ दोस्तों? 1179.45 लाख मीट्रिक टन। मक्का कितना हुआ दोस्तों? 434.09 लाख मीट्रिक टन। कुल दाल कितना उत्पादन हुआ? 256.83 लाख मीट्रिक टन। मक्का का बात करें दोस्तों एक बार फिर से, तो 434.09 लाख। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक स्कीम को चालू किया गया, ऋण गारंटी योजना। कौन सा योजना? ऋण गारंटी योजना। शॉर्ट नाम इसका इंग्लिश में बोले तो CGSE। पूरा नाम क्या हुआ दोस्तों? क्रेडिट गारंटेड स्कीम फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का हिंदी क्या होता है दोस्तों? निर्यातक। यह लोन किसको मिलेगा दोस्तों? यह निर्यातक के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ निर्यातक के लिए, ना ग्राहक के लिए ना आयातक के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? निर्यातक के लिए, ना तो ग्राहक ना ही आयातक, मतलब जो आयात करता है दोस्तों। कितने तक के लोन को सुविधा है दोस्तों? 20,000 करोड़ तक के अतिरिक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। कितने हजार करोड़? 20,000 करोड़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। वीडियो बफरिंग नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। चीनी विपणन वर्ष 2025-26 में 3.95 मिलियन टन रहने का अनुमान है। कितना? 3.95 मिलियन टन। चलिए दोस्तों, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का बात करें तो इसका मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान। भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ। कौन सा? भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां दोस्तों? भारत मंडपम में। कहां हुआ? भारत मंडपम में। मेले का आयोजन किसने किया दोस्तों? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बात करें दोस्तों, भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में संपन्न हुआ या हुआ? इसका आयोजन किसने किया था दोस्तों? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में बात करें तो ITPO। इसका फुल फॉर्म दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको लिया गया है।
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद। थीम क्या था दोस्तों? एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस राज्य कौन था दोस्तों? झारखंड। साझेदारी राज्य कौन था? बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अभी आप लोग हाल ही के चर्चा में सुने होंगे दोस्तों जीडीपी। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध भी चल रहा है दोस्तों, तो उसमें भी दोस्तों काफी जीडीपी की चर्चा है कि इस देश की जीडीपी गिर जाएगी, इस देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इसलिए जीडीपी से प्रश्न आने का दोस्तों हाल ही के एग्जाम में काफी चर्चा में रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने अपने जीडीपी का आधार वर्ष चेंज किया, तो क्या किया? देखते हैं। भारत का जीडीपी और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष, दोनों दोस्तों, सिर्फ जीडीपी का नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चर्चा में जीडीपी है, लेकिन एग्जाम में दूसरा चीज पूछ लेगा दोस्तों। भारत का जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष दोनों चेंज हो गया है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, दोनों का आधार वर्ष क्या कर दिया गया दोस्तों? 2022-23। भारत का जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष, दोनों का आधार वर्ष क्या कर दिया गया? 2022-23। वर्तमान में कितना है दोस्तों? वर्तमान में कितना था, है नहीं, कितना था? 2011-12 चल रहा था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था दोस्तों? आधार वर्ष भी चेंज कर दिया गया है। इसका क्या गया? 2024। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024। दोस्तों ये जो चेंज किया, इसको चेंज करने का सुझाव किसने दिया था? परिवर्तन करने का सुझाव प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर की एक अध्यक्षता में समिति का बैठक किया गया था दोस्तों, जिसमें 26 व्यक्ति की एक समिति गठित हुई थी। किसकी अध्यक्षता? प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर। याद रखना है दोस्तों कि जीडीपी को परिवर्तन करने का 2025 में सुझाव किसने दिए? सुझाव जो दिया था उसके अध्यक्ष का क्या नाम था? प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में। पहला परिवर्तन जीडीपी में कब हुआ था दोस्तों? पहला परिवर्तन जीडीपी का आकलन कब हुआ था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उस समय का आधार वर्ष क्या था दोस्तों? पहला परिवर्तन कब हुआ था, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हम उसका बताते हैं। उसका हिंट में उसका आधार वर्ष क्या होगा? 1948-49। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेलवे की माल ढुलाई भाड़ा में वृद्धि हुई है। संचयी लोडिंग माल 2025 में 1 बिलियन टन, जो देखते हैं दोस्तों कि रेलवे में माल ढुलाई होती है मालगाड़ी पे, वो 2025 में 1 बिलियन टन पार कर गया था दोस्तों। 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन टन पार कर गया था। सबसे अधिक रेलवे कौन सा माल ढोया था दोस्तों? कोयला। कितना ढोया था? 505 मिलियन टन। उसके बाद लोहा अयस्क कितना? 115 मिलियन टन। ये दोनों दोस्तों मिलियन में, और टोटल 1 बिलियन टन पार कर गया था दोस्तों। ये नवंबर में ही पार कर गया था, दिसंबर तो बचा हुआ नहीं था दोस्तों। ये कुछ प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी में पूछ भी लिया है 2025 में। पीएम किसान सम्मान निधि का अब तक कितनी किस्त जारी कर दी गई? तो कितनी किस्त जारी कर दिया गया है? 21 किस्त जारी हो चुका है दोस्तों। अगली बार जो आएगा वो 22वीं किस्त होगा। कब जारी किया दोस्तों? 19 नवंबर 2025 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया। चलिए दोस्तों आप लोग को दो का जवाब देना है कमेंट में। पहला जीडीपी कब चेंज कर दिया गया, कब चेंज किया गया, जिसका आधार वर्ष 1948-49 था। और दूसरा कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? चलिए दोस्तों 16वें वित्त आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कब सौंपी है? 17 नवंबर 2025 को सौंपा। चलिए दोस्तों वित्त आयोग का गठन कितने का अनुच्छेद का होता है? अनुच्छेद 280 का सब क्लोज 1। सब क्लोज जरूर याद रखना है दोस्तों, ताकि अनुच्छेद काफी ये चर्चा में है, तो ये सब क्लोज के साथ पूछ भी सकता है। कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है?
5 वर्ष के लिए दोस्तों रिपोर्ट बनाता है या 5 वर्ष के लिए गठन होता है। इसका काम क्या रहता है दोस्तों? केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से तथा राज्य को मिलने वाले अनुदान तय किया जाता है दोस्तों कि राज्य को कितना मिलेगा। जो केंद्रीय कर मतलब जो केंद्रीय कर लिया जाता है उसमें राज्य का अनुदान क्या होगा दोस्तों। वित्त आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री संसद में अनुच्छेद 281 के तहत रखते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? 281। 280 के तहत क्या वित्त आयोग का गठन? कौन सा अनुच्छेद? 280 का सब क्लोज 1। 281 के तहत वित्त मंत्री संसद में रखते हैं वित्त आयोग की रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, अरविंद पनगरिया जी के साथ साथ पूर्णकालिक सदस्य थे और अंशकालीन भी सदस्य थे। जैसे दोस्तों आरबीआई का डिप्टी गवर्नर था, एसबीआई के शायद चेयरमैन या पूर्व चेयरमैन, इसी तरह कुछ था दोस्तों। लेकिन अंशकालीन करने पर पढ़ के हम पूर्णकालीन का पढ़ लेते हैं। उसमें 3 सदस्य थे, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, दूसरा मनोज पांडे, तीसरा कुछ नौकर शाह करके नाम था दोस्तों। इसी तरह नाम अभी पूरा एक याद नहीं है, बस हम आपको बता दिए, एक बार आप नाम गूगल पे जाके कंफर्म कर लीजिएगा। 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ 2025 में दोस्तों। 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? चलिए दोस्तों आप लोग बताइए इसका अध्यक्ष कौन है कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों ये काफी चर्चा की विषय थी। इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। ये कितने वर्ष के अंतराल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों? 10 वर्ष के अंतराल में गठन किया जाता है। अंशकालीन सदस्य थे दोस्तों, पूर्णकालीन तो सदस्य नहीं थे, इसमें अंशकालीन सदस्य थे। कितने अंशकालीन सदस्य थे इसमें दोस्तों? इसमें 2 अंशकालीन सदस्य थे। एक थे प्रोफेसर पुलक घोष, दूसरा था दोस्तों सचिव पंकज जैन। ये जिस समय 8वें वेतन आयोग का गठन होने लगा था दोस्तों, उसी समय यह घोषणा कर दिया गया था। चलिए दोस्तों अब हम कुछ प्रमुख तिथियां देख लेते हैं। मतलब किस तिथियां को क्या होती है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस। दोस्तों इसमें सभी तिथियां को तो कवर नहीं किया गया, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके हम सभी तिथियां को कवर कर लेंगे। एक बार में तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे सबको हम कवर कर लेंगे, इतना आप विश्वास रखिए दोस्तों। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस, 2 से 8 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह, और 2 से 8 अक्टूबर तक सप्ताह मनाया गया दोस्तों। 2 अक्टूबर को दोस्तों लाल बहादुर और गांधी जयंती मनाया गया है। 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को 3 चीज मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, दिवंगत आत्मा पूर्व प्रधानमंत्री। दोस्तों गांधी जयंती को ही यूएनओ ने दोस्तों 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। कब घोषणा किया था दोस्तों? 2007 में। किसकी जयंती पे? गांधी जी के जयंती पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, हमारे पूरे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जी के जन्म पे। और 7 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पर्यावरण और विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर को क्या? विश्व पर्यावरण और विश्व कपास दिवस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों कुछ नियुक्तियां देखते हैं। एक नियुक्तियां दोस्तों हमारे काफी चर्चा में है, IDEA। इसका पूरा नाम कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंस। दोस्तों इसका काम क्या है? ये दोस्त में जो प्रमुख देश हैं दोस्तों, या जो सारे देश लोकतंत्र को मानते हैं,
वहाँ दोस्तों लोकतंत्र में चुनाव सही से होता है या नहीं होता है, या वहाँ लोकतंत्र की क्या स्थिति है वो देखना दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1995 में। हमारे ज्ञानेश कुमार जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भी अभी तक हैं, उनको 1 साल के लिए कार्यभार संभाला, कार्यकाल के लिए मतलब 1 साल के लिए कार्यकाल मिला है दोस्तों कि आप यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में रहे। कहाँ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी में, मतलब भारत में तो है ही है दोस्तों, वहां भी संभालेंगे। कब इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? IITA का 1995 में। इंटरनेशनल, ये दोस्तों ज्ञानेश कुमार हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी दोस्तों ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक की नियुक्ति हुआ। कौन बने? संजय गर्ग। कौन बने? भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक संजय गर्ग। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? विश्वजीत सहाय। दोस्तों चरणजीत सिंह दोस्तों, यहाँ इसका पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री ने, समझ लीजिएगा चरणजीत सिंह चन्नी नहीं दोस्तों, चन्नी नहीं है, ये सिर्फ चरणजीत सिंह है। इसे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था। कहा? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निशस्त्रीकरण पे। चलिए दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। कौन बने दोस्तों? जस्टिस सूर्यकांत। तो दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्या। इसको दोस्तों जेनुदास इसी तरह नाम पूरा है, तो इसका शॉर्ट नाम है हीरालाल जे कन्या। चलिए दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को के नए महानिदेशक एल एनानी बने। कौन दोस्तों? यूनेस्को के नए महानिदेशक एल एनानी। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से बोल देते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट नाम बात करें तो UNESCO। इसमें कितने सदस्य है दोस्तों? 194 सदस्य देश है। चलिए दोस्तों, इसमें से कुछ की राजधानी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। ईरान की राजधानी दोस्तों, ईरान को काफी दोस्तों आप लोग एक बार ईरान की ये सब जितने दोस्तों देश लिखवा रहे हैं उसको एक अलग कॉपी में या उसे पेज में दोस्तों उसकी राजधानी लिख लीजिएगा, क्योंकि BSCC में दोस्तों एडिशनल के रूप में दिया गया है कि देश की राज्य और देश के राजधानियों और उसके मुद्रा से पूछा जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी को अभी एक दो साल पहले चेंज किया गया है, कोलंबो नहीं है दोस्तों श्रीलंका की राजधानी। वहां की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे। कम से कम दोस्तों श्री जयवर्धनपुरे याद रखना है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अबूजा। कहाँ है? अबूजा। किसकी? नाइजीरिया की राजधानी। स्वीडन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बर्न। केन्या की राजधानी नोराबी। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। मोरक्को की राजधानी रबात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ पुरस्कार को देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला दोस्तों? डेविड सेजले। आप लोग दोस्तों सेजले याद रखिएगा। किसके लिए मिला? फ्लैश के लिए। कौन सी कहानी? फ्लैश के लिए। चलिए दोस्तों ये तो बुकर पुरस्कार से हो गया। प्रथम व्यक्ति जिसे बुकर पुरस्कार मिला भारतीय मूल का कौन था दोस्तों? अरविंद अरीग। 2008 में मिला था दोस्तों। कौन था? अरविंद अरीग। कौन सा बुक था दोस्तों? द व्हाइट टाइगर के लिए। इसको दोस्तों फ्लैश बुक के लिए मिला था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024
दोस्तों 2026 आ गया, लेकिन अभी तक 2024 का ही पुरस्कार मिला है 2025 में, इसलिए हमको इसको अधिक ध्यान देना है दोस्तों। किसको मिला है? राम सुतार को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जमनलाल बजाज पुरस्कार 2025 किसको मिला है दोस्तों? जमनलाल बजाज फाउंडेशन को ही। इससे प्रश्न ना के बराबर है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ ही नाम लगा हुआ है, तो ये प्रश्न ना के बराबर ही पूछेगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार दोस्तों जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? शायद हमें जहां तक याद है गजेंद्र शेखावत जी है। आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा दोस्तों गूगल करके। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 कुल कितने विजेता हुए दोस्तों? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 46 विजेता हुए। और कितने श्रेणी में इसको पुरस्कार बंटा दोस्तों? 10 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। इसमें दोस्तों जिला के लिए दिया गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए दिया गया और अनेक अनेक क्षेत्रों के लिए दिया गया। हमको सबसे पहले दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य देख लेना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला में बात करें दोस्तों, उत्तर जोन में बात करें तो मिर्जापुर यूपी, पूर्वोत्तर जोन में बात करें तो सिपाही जला त्रिपुरा, पश्चिम सिपाही जला दोस्तों पूर्वोत्तर में त्रिपुरा को मिला है। पश्चिम में बात करें दोस्तों खरगोन मध्य प्रदेश, पूर्वी में बात करें तो दोस्तों राजनंदगढ़ का दोस्तों छत्तीसगढ़, दक्षिण में बात करें तो तिरुवनबेली का दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों जोन को आप नहीं भी लिख सकते हैं, स्किप भी मार सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य को एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों अब कुछ अनुच्छेद है जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। अब हम कुछ अनुच्छेद को आपको बताते हैं। अनुच्छेद में दोस्तों सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका से लिया गया है, उसके बाद कार्यपालिका और वित्तीय प्रावधान से लिया गया है, उसके बाद दोस्तों सब मिला हुआ दोस्तों अनुच्छेद है। आपको दोस्तों जो बोल रहे हैं उसी से नोट्स बनाते हुए चलना है। ये नहीं करना है कि उसमें दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, दिख अवश्य नहीं रहा है दोस्तों। थ्योरी में ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, थ्योरी में हम अधिक से अधिक पढ़ने की फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों भारतीय न्यायपालिका में अनुच्छेद 142 इसमें क्या है दोस्तों? संपूर्ण न्याय। दोस्तों ये न्याय किया उसका आदेश को लागू करना या उसके आदेश को बोलना या दोहराना दोस्तों यही दिया है। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? संपूर्ण न्याय। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। ये जरूरी नहीं दोस्तों कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेंगे तो वो दे ही देंगे, उनका मन हुआ तो दिया, नहीं मन हुआ तो वो उनके अधिकार के तहत है। दोस्तों हाल ही में काफी चर्चा में दोस्तों अनुच्छेद 143, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उनसे सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे, उसमें से कुछ का प्रश्न का उत्तर भी दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और कुछ का नहीं भी दिया। प्रश्न ये था दोस्तों कि आखिर जो राज्यपाल जो विधेयक भेजता है उस पर राष्ट्रपति को क्या करनी चाहिए। चलिए दोस्तों वो आगे की विषय है, पॉलिटिकल साइंस में उससे में अधिक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 145 सुप्रीम कोर्ट को अपने नियम बनाने का अधिकार है। दोस्तों उसे खुद के नियम बनाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप निषेध है दोस्तों, कि संसद की कार्यवाही चल रही है, जब कुछ आगे पीछे हुआ तो उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट पैर नहीं आ जाएगा दोस्तों। पैर तो नहीं बोल सकते दोस्तों, न्याय पुनरावलोकन टाइप का नहीं कर सकते कि आप ये गलत कर रहे हैं ये सही। और दोस्तों संसद भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मामले में। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप निषेध है। 122 संसद की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप विरोध है दोस्तों। और 212 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप निषेध है। 122 और 212 में कंफ्यूज होने से बचने के लिए एक उपाय दोस्तों, पहले क्या आता है केंद्र सरकार, उसके बाद क्या राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब राज्य विधान मंडल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण। 50-50 यानी दोस्तों 25-25 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यपालिका और वित्तीय प्रावधान। आर्टिकल 200 राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति। राज्यपाल के पास पहुंचने के पास दोस्तों उसके पास 3-4 ऑप्शन है, या तो
एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दे, या तो राष्ट्रपति के पास भेज दे, या तो विधेयक को रोक दे, या तो उस पर हस्ताक्षर कर दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 200 के अनुच्छेद का प्रयोग करके ये राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं, तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक हो जाएगा दोस्तों। या तो राष्ट्रपति जी उसको रोक सकती है, या हस्ताक्षर कर सकती है, या एक बार पुनः वापस भेज सकती है, या उसे खारिज कर सकती है। इसीलिए दोस्तों अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक हो गया। अनुच्छेद 275 के कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को है दोस्तों, 275 का सब क्लोज 1 है दोस्तों। अनुच्छेद 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन की बात की गई है। अनुच्छेद 149 केंद्र का कर्तव्य, और 148 में केंद्र का गठन, 148 में केंद्र का गठन और 149 में केंद्र का कर्तव्य। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, सॉरी दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 का सब क्लोज 3 में राष्ट्रपति शासन का संसद से अनुमोदन। 365 में संघ के निर्देश की अवहेलना करने पर राष्ट्रपति शासन का अध्यारोपण। मतलब दोस्तों जैसे कि कोई संघ ने कोई नियम बनाया, उसका अगर आप राज्य अवहेलना करता है तो 365 के तहत उस पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा दोस्तों। लगता तो 356 के तहत ही दोस्तों, लेकिन अगर वो अवहेलना किया तो 365 का प्रयोग करके 356 राष्ट्रपति शासन लगता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों। 239 का ए दिल्ली को क्या है दोस्तों, विशेष प्रावधान है। 244 का सब क्लोज 2 अनुसूचित और आदिवासी यानी एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी क्षेत्रों की प्रशासन की बात की गई। पर दोस्तों इसमें छठी अनुसूची के प्रशासन की बात की गई। छठी अनुसूची में कौन सा है दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को अनुसूचित एससी और एसटी के प्रशासन की बात की गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों आज यही तक प्रश्न था दोस्तों थ्योरी में। चलिए दोस्तों 1 से 2 वीडियो नवंबर मंथ का आ होगा, उसके बाद हम नवंबर मंथ का दोस्तों मॉक लाएंगे और उसी में दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद इसको दोस्तों आप धीरे धीरे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। नोट्स बनाने के बाद 2-3 दिन उस नोट्स को दोस्तों छोड़ दीजिए और फिर पढ़िए, मॉक दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये पता चल सके जो आपने माइंड को इनपुट दिया वो आउटपुट में कितना रूपांतरण होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।